नमस्कार। पारकर न्यूज में मैं सुहास आंबरे। सरकार ने सरकारी बैंकों को लेकर बड़ा निर्णय कर लिया है। क्या है विनिवेश और निजीकरण? निजीकरण और विनिवेश को अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन निजीकरण इससे अलग है। इसमें सरकार अपनी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा हिस्सा किसी कंपनी को बेचती है, जिसके कारण कंपनी का मैनेजमेंट सरकार से हटकर खरीदार के पास चला जाता है। विनिवेश में सरकार अपनी कंपनियों के कुछ हिस्से को निजी क्षेत्र या किसी और सरकारी कंपनी को बेचती है। सरकार तीन तरह से पैसा जुटाने की कोशिश करती है: विनिवेश, निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री। विनिवेश के पक्ष में फर्क यह है कि सरकारी कंपनियों में कामकाज का तरीका प्रोफेशनल नहीं रह गया है और उस वजह से बहुत सारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही है। इसलिए उनका निजीकरण किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज के तरीके में बदलाव होगा और कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेचने से जो पैसा आएगा उसे जनता के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने में लगाया जा सके। आज के समय में बैंकिंग अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये बात तो हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं न कहीं सरकारी बैंक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही काम पर इस मामले में लगे हुए हैं और अगर बात की जाए तो अभी के लिहाज से तो अब इनमें समय के साथ बदलाव की एक जरूरत महसूस हो रही है, जो करना कहीं ना कहीं जरूरी भी है और वो जरूरत है निजीकरण की। अभी तक के लिए अगर हम लोग बात करें तो सरकारी बैंकों में सरकार की खुद की न्यूनतम हिस्सेदारी कम से कम 51% होती थी। इससे कम वो नहीं रख सकती थी क्योंकि कानून ही इस तरह का हुआ करता था, मगर अब इसे समय के साथ में बदलने की जरूरत महसूस हुई है, तो फिर इस कारण से इसे बदलने के ऊपर काम भी किया जा रहा है। अभी की जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो हमें ये बताती है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को सरकारी बैंक में 51% से कम करके पूरे 26% पर लाया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे सरकार को कई लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा। लेकिन इससे सरकारी क्षेत्र में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी काफी अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार प्रबंधन में नियुक्ति का अधिकार अपने पास में ही रखने वाली है और ये अपने आप में की पॉइंट होगा। जाहिर तौर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी अगर बैंकों में बढ़ेगी तो सरकार कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना जन्म लेगी और ऐसा होने पर आने वाले समय में चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ने की संभावना भी काफी अधिक रहती है और ये कई बैंक कर्मचारियों द्वारा इसके खिलाफ जताए गए विरोध में नजर भी आता है। इसलिए कर्मचारियों में नाराजगी है। आर्थिक सुधारों के प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 1992 से भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। अब एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निजी बैंक भारत में अपना कारोबार कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा मिलेगा तथा ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मत है कि विद्यमान सरकारी बैंकों को भी तुरंत निजी क्षेत्र में डाल दिया जाए। यह विकल्प अभी सरकार के पास विचारणीय है। निजीकरण की प्रक्रिया कैसे रहती है जान लेते हैं। 1980 के दशक से पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के निजीकरण के प्रयासों के बाद पूरे यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में यह प्रक्रिया तेज हो गई। सोवियत संघ के पतन ने निजीकरण को और तेजी से प्रोत्साहित किया। पूर्व में सभी समाजवादी देशों तथा बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ निजीकरण को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था में प्रशंसनीय सुधार किया है। इन पड़ोसी देशों के विकास से प्रेरित होकर तथा सार्वजनिक क्षेत्र से हतोत्साहित होकर भारत में भी इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। निजीकरण जहाँ प्रतियोगिता में वृद्धि द्वारा बाजार के संवर्धन में सहायक होता है, वहाँ इससे अनेक समस्याएं भी संभावित है। यहाँ पर इसी संदर्भ में हम निजीकरण का अध्ययन करेंगे। निजीकरण से आशय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता में किसी भी रूप में वापस लेने से होता है। जब सरकार सार्वजनिक परिसंपत्ति का विक्रय करती है तो उसे भी निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अविनियोग, रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों का बंद कर देना या उनका विक्रय कर देना आदि निजीकरण के अंतर्गत ही आते हैं। निजीकरण के दोष देख लेते हैं। तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा, कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा तथा वे खुलकर विरोध करेंगे। सरकार के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। बैंक केवल कुछ घरानों तक सीमित होकर रह जाएगा।
आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकेगी। ये थे निजीकरण के दोष। अब निजीकरण के लाभ देख लेते हैं। बैंक अपनी पूंजी स्वयं जुटाएंगे, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव में कमी आएगी, अनुशासन में वृद्धि होगी तथा ग्राहकों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। बैंकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा ग्राहक सेवा के स्तर में वृद्धि होगी। कर्मचारियों में लाल पिताशाही कम होगी। बैंकों की लाभदायकता बढ़ेगी, जिससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। अतः सरकार को बैंकों का निजीकरण करते समय विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा तथा किसी भी हालत में संपूर्ण निजीकरण उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वर्ष 1969 से पहले बैंक निजी क्षेत्र में ही थे और उनकी कमियों को दूर करने के लिए इन्हें सरकारी क्षेत्र में लिया गया था। भारतवर्ष जैसे विकसनशील देश में निजी तथा सरकारी दोनों बैंकों को विद्यमान होना चाहिए तथा सरकारी बैंकों में विद्यमान कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक और उसके सहयोगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों का बैंकिंग इकाई और कामकाज पर सरकारी नियंत्रण होता है। सरकारी और निजी बैंकों द्वारा बैंक में जमा धन पर दी जाने वाली ब्याज दर लगभग बराबर है। हालांकि बंधन बैंक, एयरटेल बैंक जैसे नए बैंक अन्य बैंकों की तुलना में थोड़ा बेहतर ब्याज दे रहे हैं। अब सविस्तर से जानने के लिए आईडीबीआई बैंक का उदाहरण देखते हैं। आईडीबीआई बैंक एक सरकारी बैंक था जो 1964 में देश में स्थापित किया गया था। एलआईसी ने आईडीबीआई में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद एलआईसी और सरकार ने मिलकर आईडीबीआई बैंक को 9,300 करोड़ रुपए दिए। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 51% हिस्सेदारी है, जबकि सरकार की 47% हिस्सेदारी है। जानिए क्या होता है ग्राहकों पर असर। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि निजीकरण किए जाने से ग्राहकों के खाते प्रभावित नहीं होते हैं। बैंक अपनी सेवा को पहले की तरह बनाए रखता है। इसके अलावा घर, व्यक्तिगत और ऑटो ऋण की ब्याज दरें और सुविधाएं पहले जैसी ही बनी हुई रहती है। केंद्रीय बजट 2021 के तहत आगामी वित्तीय 2021-22 में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की गई है। वर्ष 1969 में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 51 वर्ष बाद उठाया जा रहा कदम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना देगा। वर्तमान में भारत में 22 निजी बैंक और 10 छोटे वित्त बैंक है। भारत का राजकोषीय घाटा 6.45 लाख करोड़ रुपए का है। इसका मतलब खर्चा बहुत ज्यादा और कमाई कम। खर्च और कमाई में 6.45 लाख करोड़ का अंतर। तो इससे निपटने के लिए सरकार अपनी कंपनियों का निजीकरण और विनिवेश करके पैसे जुटाती है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 5 कंपनियों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अगस्त में बताया था कि विनिवेश या बिक्री के लिए केंद्र सरकार को 46 कंपनियों की एक लिस्ट दी गई है और कैबिनेट ने इनमें से 24 के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। सरकार का टारगेट है कि इस साल वो ऐसा करके 1.5 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। सरकार सिर्फ मौजूदा नीति बदलना चाहती है, जो फिलहाल सरकार की 51% डायरेक्ट होल्डिंग की है। इसे बदलकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकारी होल्डिंग करना चाहती है। एक उदाहरण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लेते हैं। इसमें सरकार की 51.5% डायरेक्ट होल्डिंग है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी के 6.5% शेयर भी उसमें है, जो पूरी तरह सरकारी कंपनी है। इसका मतलब आईओसीएल में सरकार की डायरेक्ट होल्डिंग भी है। तो अगर सरकार आईओसीएल से अपनी डायरेक्ट सरकारी होल्डिंग कम करती है तो इनडायरेक्ट सरकारी होल्डिंग की वजह से फैसले लेने की ताकत सरकार के हाथ में ही होगी। लेकिन फिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यह था कि कोई नया निवेशक आए और इन संस्थाओं को बदलकर विकास की राह पर लाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी हस्तक्षेप की आशंका रहती है। आर्थिक और व्यवसाय जगत के एक बड़े वर्ग का मानना है कि पिछले 30 सालों में जिस तरह से सरकारी कंपनियों को बेचा गया है वो विनिवेश था ही नहीं, बल्कि एक सरकारी कंपनियों के शेयर्स दूसरी सरकारी कंपनी ने खरीदे हैं। इससे सरकार का बजट घाटा तो कम हो जाता है, लेकिन न तो इससे कंपनी के शेयर होल्डिंग में बहुत फर्क पड़ता है और न ही कंपनी के कामकाज के तरीके बदलकर बेहतर होते हैं। क्यों है विनिवेश से डर, जान लेते हैं।
विनिवेश की यह प्रक्रिया भी अर्थव्यवस्था की तरह धीमी चल रही है। मोदी सरकार का विनिवेश का इस साल का टारगेट सिर्फ 16% पूरा हो पाया है। टारगेट के 1.5 लाख करोड़ में से करीब 17,365 करोड़ रुपए ही जुटा सके हैं। निजीकरण को विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्राइवेट कंपनी किसी को भी नौकरी से निकाल सकती है। हालांकि अर्थशास्त्री विवेक कौल कहते हैं कि नौकरी से निकालने का मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी सड़क पर आ जाएंगे। स्टाफ को वीआरएस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है और उन्हें ग्रेच्युइटी भी मिलती है। पिछली बार एनडीए सरकार ने 1999 से 2004 के बीच भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए विनिवेश का तरीका अपनाया था। तब इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। ये कवायद कांग्रेस सरकार की भी रही है, लेकिन फिलहाल वो एनडीए सरकार के कदम की आलोचना कर रही है। यूपीए 2 की सरकार में 22 महत्वपूर्ण कंपनियों का निजीकरण किया गया था जो कभी सरकारी हुआ करती थी। वो कौन सी कंपनियां थी उस पर डालते हैं एक नजर। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में 5 कंपनियां बेची गई थी। पहली एनएचपीसी लिमिटेड यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरी ओआईएल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, तीसरी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, चौथी आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पांचवी एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसके अलावा 2010 और 11 में मनमोहन सिंह जी की ही सरकार में 5 कंपनियां और बेची गई थी जिनके नाम है एसजेवीएन यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल यानी मैंगनीज अयस्क इंडिया लिमिटेड और एससीआई यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2011-12 में 2 और कंपनियां बेची गई थी। सरकार वही मनमोहन सिंह जी की ही थी। पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। 2012 और 13 में वही मनमोहन सिंह जी की सरकार में 5 और कंपनियां बेची गई थी। सेल यानी एसएआईएल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, दूसरी है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, आरसीएफ राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और पांचवी एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। साल 2013-14 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 5 और कंपनियां बेची गई। बीएचईएल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ईआईएल यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सीपीएसई ये एक एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड वाली कंपनी थी, एनएफएल राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और 5 एमएमटीसी धातु और खनिज व्यापार निगम। मोदी सरकार पर सरकारी कंपनियों के निजीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। असली सच आपके सामने रख दिया है। आज जो निजी क्षेत्र के 3 सबसे बड़े बैंक है यानी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक कभी सरकारी हुआ करती थी, लेकिन पीवी नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह के कारोबार में इन्हें बेच दिया गया था। आईसीआईसीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। यह भारत सरकार की एक ऐसी संस्था थी जो बड़े उद्योगों को लोन देती थी, लेकिन एक झटके में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसका डिसइन्वेस्टमेंट करके इसे प्राइवेट बना दिया और इसका नाम आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इसी तरह आज जो एचडीएफसी बैंक है उसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। यह भारत सरकार की एक ऐसी संस्था थी जो मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते ब्याज पर होम लोन देने का काम करती थी। नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने सलाह दी कि सरकार का काम सिर्फ गवर्नेंस करना है, होम लोन बेचना नहीं है, और एक झटके में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एचडीएफसी को बेच दिया और यह निजी क्षेत्र का बैंक बन गया। मनमोहन सिंह ने इसे जरूरी कदम बताया। आइए अब देखते हैं एक्सिस बैंक का सच। इसी तरह की बेहद दिलचस्प कहानी है एक्सिस बैंक की। यह भारत सरकार की एक संस्था हुआ करती थी, उसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह संस्था लघु बचत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, यानी आप इसमें छोटे छोटे रकम जमा कर सकते थे। नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार का काम चिटफंड की स्कीम चलाना नहीं है और एक झटके में इसे बेच दिया गया। फिर पहले इसका नाम यूटीआई बैंक हुआ
और बाद में इसका नाम एक्सिस बैंक हो गया। इसी तरह आज आईडीबीआई बैंक है जो एक प्राइवेट बैंक है। एक समय में यह भारत सरकार की संस्था हुआ करती थी जिसका नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। इसका भी काम उद्योगों को लोन देना था, लेकिन मनमोहन सिंह ने इसे भी बेच दिया और आज ये निजी बैंक बन गया। मनमोहन सिंह जी की नीतियों पर सवाल है कि कभी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भारत में कौन लाया था? जरा सर्च कर लो। जब नरसिंह राव के समय में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब उन्होंने संसद में कहा था मैक्सिमम गवर्नमेंट लेस गवर्नेंस। उन्होंने कहा था कि सरकार का काम धंधा करना नहीं है, सरकार का काम गवर्नेंस देना है, ऐसा माहौल देना है कि लोग ये सब करें। मनमोहन सिंह ने ही सबसे पहले टोल टैक्स पॉलिसी लाई थी, यानी निजी कंपनियों द्वारा सड़क बनाओ और उन कंपनियों को टोल टैक्स वसूलने की परमिशन दो। उससे पहले सड़कें पीडब्ल्यूडी बनाती थी। एयरपोर्ट का निजीकरण भी मनमोहन सिंह जी की ही देन है। मनमोहन सिंह ने सबसे पहले एयरपोर्ट के निजीकरण की शुरुआत की थी और सबसे पहले दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जीएमआर ग्रुप को दे दिया गया। पहले ही देश का कांग्रेस निजीकरण कर चुका था। तो देश की ज्यादातर सरकारी कंपनियां किसने बेची और निजीकरण किया, यह अब आपके समझ में आ ही चुका होगा। खैर, ये तो सरकार का काम है कि फायदे वाली कंपनी को जारी रखेंगे और घाटे वाली कंपनी का निजीकरण करेंगे। फिलहाल मैं सुहास आमरे आपसे विदा लेता हूं। ऐसी ही दिलचस्प खबरें देखने के लिए देखते रहिए पारकर न्यूज। धन्यवाद।